नमस्कार। इंडिया डिबेट पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, उद्धव ठाकरे लंदन से तो लौट आए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सर मुराते ही ओले पड़ने शुरू हो गए। ठाकरे पर वही हो रहा है। उद्धव ठाकरे लंदन की सैर करके आ गए, लेकिन इसकी कल्पना उद्धव ठाकरे ने कभी जिंदगी में नहीं की होगी जो कुछ अब उनके साथ घट रहा है। और क्यों घट रहा है, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आप बोएंगे पेड़ बबूल का और खाना चाहेंगे आम, तो ये तो मुमकिन हो नहीं सकता। तो अगर बोया पेड़ बबूल का तो कांटे ही कांटे मिलेंगे। आपने बो दिया पेड़ बबूल का तो कांटे मिल रहे हैं। पहेली को न बुझाते हुए सीधे विषय पर आते हैं। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे जब लंदन से लौटे, 30 अप्रैल की एक घटना क्या कहें, एक आदेश। उस आदेश के बाद तो घबराहट थी, पूरे मुंबई में घबराहट थी। ठाकरे परिवार में तो सबसे ज्यादा घबराहट थी। उसके बाद इनको लगा कि अब यहां रहना ठीक नहीं है, कहीं फौरन गिरफ्तारी ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अब 30 अप्रैल का आदेश आ गया तो कहा कि यहां रहना ठीक नहीं है, बाहर थोड़ा चले जाते। चले गए बाहर, घूम कर आए, कुछ सेटिंग गेटिंग कर करके आए। अभी एक खबर मिल रही है कि ये लोग लंदन की सैर करते क्यों हैं। हमारे सूत्र, और बहुत पुख्ता सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि लंदन ये जनाब इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ लेन देन चलता है इसका। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े जज, सब लोग वहां मिलते हैं और ब्रीफकेस का आदान प्रदान होता है, कमिटमेंट होता है, वर्ड्स का एक्सचेंज होता है, फाइनल डील होती है और उसका एग्जीक्यूशन भारत में होता है। ये डील कई प्रकार के होते हैं। किसी को बसाने का डील, किसी को छुपाने का डील, किसी को बचाने का डील। बसाने, छुपाने, बचाने, 3, बसाने, छुपाने और बचाने, ये 3 डील होते हैं वहां पे। बसाया किसको कहा जाए, छुपाया किसको कहा जाए और बचाया किसको कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए, इस सब की डील होती है लंदन में। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इन्होंने मुझे फोन करके नहीं बताया है। ना तो जज साहब बताए हैं, ना ही वकील साहब बताए हैं, ना ही कॉर्पोरेट घराना बताया है, बिजनेस घराना, ना ही नेताजी बताए हैं। लेकिन आपको मालूम है मुखबिर तो हर जगह रहते हैं, तो मुखबिर के तरफ से फिर सूचना आ जाती है और वो सूचना फिर छन करके आपके नारद के पास आ जाती है। और नारद का काम सिर्फ एक ही है, इस सूचना को आप तक पहुंचा देना और जय श्री राम, सिया राम कह करके निकल जाना। लेकिन ये नारद सिया राम नहीं कहेगा, ये नारद सिर्फ एक्सपोज करके उनको हवालात तक पहुंचाने का जुगाड़ भी करता है। तो ये जो अभी लंदन की जो ठंडी हसीन वादियों की जो सैर की गई ना, वहां पर इसी तरीके की डीलिंग हुई। लेन देन, बचाना, बसाना, फसाना, छुपाना, ये सब हो रहा है। हाँ, एक और बात मैं भूल गया, उसमें फंसाने की भी होती है डील कि इसको फंसा दो, इसको बचा लो,
इसको बसा दो, इसको बचा लो, इसको छिपा लो और इसको फंसा दो। तो 4 इसे पकड़ लीजिए आप। फिर मैं दोहरा देता हूं, बचाना, छुपाना, बसाना और फंसाना। ये 4 डील होते हैं लंदन में बैठकर, और इसमें बड़े बड़े लोग होते हैं मित्रों, बड़े बड़े लोग, बड़े सफेद पोश होते हैं मित्रों, बड़े सफेद पोश। ऐसे सफेद पोश जिनके ज्ञान के भंडार के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। ऐसे सफेद पोश जो आपको कहते हैं ध्वज लेकर के चलिए, ध्वज लेकर के चलिए, सत्य का ध्वज लेकर के चलिए, न्याय का ध्वज लेकर के चलिए। आपको हमको प्रेरित करते हैं कि न्याय का और सत्य का ध्वज लेके चलिए, और हम कुछ दूसरी तरफ अपने गांडीव को ले चलते हैं और अपने रथ को ले चलते हैं। 2 स्क्वायर माइल तक हम अपने रथ को ले चलेंगे, वहां हम लोग बैठेंगे, आपको हम मुआम्मा दे देंगे कि न्याय और सत्य का ध्वज लेकर के चलिए, आपके हाथों में है। और हम अपनी सारी बेईमानी, अपनी सारी धूर्तता, सारी मक्कारी, सारी ठगने का धंधा वहां बैठ करके चलाएंगे। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, आपसे समझदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि मैं ए बोलता हूं वो जेड समझ जाते हैं। बड़ी जबरदस्त आईक्यू लेवल है उनका। मेरे ए बोलते ही वो समझ जाते हैं कि जेड कहां जा रहा है। तो आप समझ गए कि लंदन की वादियों में होता क्या है। 4 चीजें होती हैं, बसाना, छुपाना, बचाना, फंसाना। यही 4 चीजें होती हैं लंदन की वादियों में। तो लंदन की वादियों से ये बसाना, छुपाना, बचाना, फंसाना करके लौटे ही थे कि इधर ये खुद को बचाने के चक्कर में एक ऐसी बगावत शुरू हो गई है मित्रों, जिसकी कल्पना ठाकरे परिवार ने नहीं की थी। तो हुआ यूं, लंदन से लौटने के बाद एक बैठक इन्होंने बुलाई अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, अपने शुभचिंतकों की, मातोश्री में। अब ये तो मालूम ही है आपको कि ये कहीं और तो जाते नहीं है। बड़े भाई, आज के दौर के सबसे बड़े जमींदार, राजा, किंग, जो मर्जी कह लें आप, लॉर्ड। अब ये इंग्लैंड से आए हैं तो इंग्लैंड के उस शब्द को भी लेके चलते हैं। ये जो लॉर्ड कहते हैं ना, लॉर्ड, इंग्लैंड में लॉर्ड कहा जाता था जमींदार को, इसीलिए हमारे यहां लैंड लॉर्ड कहा जाता है। लैंड के लॉर्ड है, लेकिन इंग्लैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंग्लैंड में जब आप लॉर्ड कहेंगे तो वो आप सीधा सीधा जमींदार हो जाते हैं। लेकिन उस लॉर्ड को यहां पर भगवान का दर्जा भी दिलवा दिया उन माफियाओं ने। एक क्रिश्चियनिटी की एक खास बात है कि अपने माफिया को उन्होंने भगवान का भी दर्जा दे दिया, तो लॉर्ड कहते हैं उसको। और इसीलिए हमारे न्याय के मंदिर में चलन है मी लॉर्ड का, मेरे भगवान। वो असल में लॉर्ड नहीं है, वो वहां के बेहद क्रूर जमींदार हुआ करते थे, जिसको लॉर्ड कहा जाता था। और वही चलन उन्होंने भारत में भी शुरू करवा दिया। जिनके पास जमीनें थी उन्हें लैंड लॉर्ड कहा जाने लगा, क्योंकि यहां तो भगवान की जो दृष्टि है वो अलग है। यहां तो निराकार साकार दोनों ब्रह्म है, अलग हैं। अब शिव जी हैं, रामचंद्र हैं, कृष्ण हैं, महेश है, ब्रह्मा है, विष्णु है, अब ये है। तो यहां कहा कि उनको रिप्लेस करना मुश्किल है, तो इसलिए लैंड लॉर्ड जोड़ दिया। लॉर्ड नहीं अकेले, लैंड लॉर्ड जोड़ दिया। इंग्लैंड से आए थे तो लैंड लॉर्ड की ताजी ताजी जो खुशबू थी, जो रवायत थी, उस पूरी रवायत को हमारे ठाकरे बंधु, ठाकरे परिवार ने ओढ़ लिया। मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं को बुलाया, नेता को बुलाया मातोश्री में। लेकिन अब इनको खौफ सता रहा है, डर सता रहा है।
इतना खौफ जितने की है इन्होंने कल्पना तो की ही नहीं थी। अब मैं हैरान हूं, इन्हें किस बात का खौफ सता रहा है और क्यों सता रहा है? किसने कहा कि आपके ऊपर खतरा है? अब मैं ऐसा जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि 17 मई की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कार्यकर्ताओं नेताओं की जांच पड़ताल इतनी हुई जितनी जांच पड़ताल की राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए भी नहीं होती है। अब अपनी पार्टी के नेता से उनके कार्यकर्ता, उनके जो छोटे नेता हैं, वो मिलने अगर जाएंगे तो उनको सिक्योरिटी की इतनी कड़ी चेकअप से गुजरना पड़ेगा कि उनको नानी याद आ गई। उन्होंने कहा कि तौबा तौबा, मैं ऐसे नेता से मिलने को 10 बार ना जाऊं अगर इस प्रकार से वो मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। और कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इसे अपना ह्यूमिलिएशन समझा। चलिए, एक मशीन है, उस मशीन से आप गुजरते हैं, छोटी बहुत थोड़ी बहुत तो जांच हर जगह होती है, वो हो गई। लेकिन वहां ऐसी कौन सी स्ट्रिंजेंट प्रक्रिया से कार्यकर्ताओं और नेताओं को गुजारा गया जो नेता और कार्यकर्ता ने बगावत कर दी और कहा कि माफ कीजिएगा, आपकी नेतागिरी अपने जगह, मैं लौट करके दोबारा मातोश्री नहीं आऊंगा। अब ये खबर उड़ती उड़ती पॉलिटिकल बाजार में आ गई है कि इस मीटिंग में जो कार्यकर्ता और नेता गए दोनों बाप बेटे से मिलने के लिए, तो उनको जिस तरह का ह्यूमिलिएशन मिला है उससे कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में भारी आक्रोश है। आक्रोश तो पहले से ही है। उस आक्रोश को दबाने के लिए जमींदार और ये जो मुगलिया सल्तनत नया इन्होंने बनाया है, उस सल्तनत के जहांपनाह को लगा कि साहब हम अपने बगावत को तलवार की धार पर रोक देंगे। और इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी कि कल अगर आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी होगी तो आप सबको क्या क्या करना है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी भी गिरफ्तारी होगी तो आपको क्या करना है। ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। अब ये और बात है कि सामने में कहने के लिए कुछ और था, कुछ और कहा गया था कि नहीं, मीटिंग तो कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ शिवसेना उद्धव गुट की मीटिंग थी। मामला ये नहीं था। मामला ये था कि अब तो 18 जून के पहले मुंबई पुलिस को कुछ ना कुछ एक्शन लेना है और उस एक्शन में नेम्ड एफआईआर हमें दर्ज करनी ही पड़ेगी। और अगर दर्ज हुई तो पुलिस हमारे पास पहुंचेगी और इसके ग्रीन सिग्नल केंद्रीय गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र की सरकार को मिल चुका है कि गिरफ्तार करने की जब नौबत आएगी, डंके की चोट पर गिरफ्तारी होगी, चाहे आर्मी के टुकड़ी को वहां लगाना पड़े। यह जानकारी पिता पुत्र को मिल चुकी है। तो पिता पुत्र अब अपना रास्ता तलाश रहे हैं, अपना रास्ता कि वो उससे कैसे बचा जाए, हम कितने टेयर की सिक्योरिटी तैयार करें। और इसीलिए इन्होंने सिक्योरिटी चेकअप का ये नया नाटक शुरू कर दिया है मातोश्री पे। पहले मातोश्री का दरबार सबके लिए खुला होता था, जो कोई भी चाहे मातोश्री जा सकता है, खुलेआम जब कभी भी चाहे बाला साहब ठाकरे से मिल सकता है। पहले ये परंपरा थी मित्रों। उस परंपरा को उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया। अब जहां दरवाजा पूरी तरह से खुला हो अपने नेता से मिलने के लिए, वहां दरवाजा न सिर्फ बंद किया गया बल्कि दरवाजा खोलने के लिए कई दरवाजे लगा दिए, बना दिए। एक दरवाजा से निकलेंगे तो दूसरा, दूसरे से निकलेंगे तीसरा, तीसरे से फिर चेकिंग होगी। चेक होने के बाद आपका मोबाइल बाहर में रख लिया जाएगा, आपके जूते खुलवाए जाएंगे, आपके बदन पर वो लाइट डिटेक्टर लगाया जाएगा, मेटल डिटेक्टर टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा।
और इस तरह से आप अपने नेता के पास जा सकते हैं। तो ये तैयारी बाप बेटे ने अपनी तरफ से पूरी कर ली, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि बगावत के सुर तेज हो गए। उन्होंने कहा कि अब मैं उस मातोश्री नहीं जाऊंगा जिस मातोश्री में उन्होंने मुझे अपमानित किया है। असल में शिवसेना उद्धव में बहुत सारे मीर जाफर हैं। आप उसे मीर जाफर ना कहें, मुझे लगता है कि मीर जाफर कहना ठीक नहीं होगा, उसे आप विभीषण कहें। विभीषण कहना अधिक उचित होगा। क्यों? विभीषण ने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की कि आप जिसको भिक्षुक समझ रहे हैं, आप जिसको वन में भटकने वाला दो युवा समझ रहे हैं, वो युवा नहीं है, स्वयं साक्षात विष्णु हैं। वो वनवासी राम लक्ष्मण नहीं हैं, वो स्वयं साक्षात विष्णु हैं जो वनवासी राम की भूमिका में जंगल में विचरण कर रहे हैं। इस बात को समझाने की विभीषण ने पूरी कोशिश की। सबने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, रावण के ससुर ने समझाया, आखिरी जो समझाइश थी विभीषण के बाद, जब विभीषण चले आते हैं इधर, तो आखिरी समझाइश जो दी गई थी वो पुत्र मेघनाद के द्वारा दी गई थी। लेकिन पुत्र मेघनाद को भी रावण ने कहा कि तुम कायर हो गए हो और वनवासी राम के माया जाल में फंस गए हो। अगर तुम युद्ध से भागना चाहते हो भाग जाओ, रावण अकेला ही युद्ध लड़ेगा। ये सुन करके माननीय मेघनाद जी पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने कहा कि पिताश्री, अब मेरा वध राम के ही हाथों निश्चित है, लक्ष्मण के ही हाथों निश्चित है, तो मैं वध को प्रस्थान करता हूं, युद्ध को प्रस्थान करता हूं। तो वो विभीषण कहें, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मीर जाफर ना कहें। वो धोखेबाज नहीं है, वो आज भी उनके साथ हैं, लेकिन रावण को समझा रहे हैं कि जो कृत्य आपने किया है उस कृत्य का प्रतिफल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने वो कृत्य किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 30-32 वर्ष पुरानी दोस्ती, अपने पिता के जमाने की दोस्ती को आपने तार तार करके ऐसे संगठन के साथ हाथ मिलाया सिर्फ कुर्सी पाने के लिए, जो संगठन आपकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था। यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ता और नेता, लेकिन नए दौर के रावण को यह बात समझ में नहीं आ रही है। मैं रावण क्यों कह रहा हूं? जब पालघर के साधुओं पर हमला किया गया तो उस दृश्य को पूरी दुनिया देख करके रावण की क्रूरता से भी 2 कदम आगे कहेगा। और तब परमवीर सिंह कमिश्नर हुआ करता था मुंबई का। वो चाहता तो ये सारी घटना, हालांकि वो मुंबई में नहीं हुई थी, मुंबई के परिक्षेत्र से बाहर था, लेकिन तब ऐसे ऐसे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर को अपना शागिर्द बनाया था जो हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी, रास्ते से हटाओ, मर्डर करो, उसमें ये लिप्त थे। तो रावण से भी अधिक आगे हैं ये पिता पुत्र। ये पिता पुत्र अभी समझाइश दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि क्या करना चाहिए। तो कार्यकर्ता और नेता ने कहा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हम तो आपके यहां आएंगे भी नहीं। जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, जिस तरह से हमारी बेइज्जती हुई है, अपने नेता से मिलने के लिए मैं इस तरह से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। ये खबर है मित्रों कि बगावत तेज हो गया है और वो जो 20 विधायक हैं वो मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले पता नहीं किस करवट बैठ जाए, वो इशारा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के भी तरफ और भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ। जो 9 एमपी हैं वो सिर्फ बाट जो रहे हैं। मैंने साहब छोड़ दीजिए, राज्यसभा के सांसदों की बात छोड़ दीजिए, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो चाहे संजय राउत हो, 9 एमपी भी उधर की बाट जो रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर वो एक नाटक है। संजय राउत की दिली तमन्ना है कि कल जो सरकार, कल जो पुलिस
आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करे वो आज क्यों नहीं कर रही है। इसलिए बार बार संजय राउत इस तरह का बयान दे रही है ताकि पुलिस नाराज हो, सरकार नाराज हो और गुस्से में वो और कुछ नहीं तो आदित्य ठाकरे को फौरन गिरफ्तार करे। ये गिरफ्तारी हो क्यों नहीं रही है? तो संजय राउत दोस्त बन करके अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि ये नाटक है, पाकिस्तान पर जो हमला है वो नाटक है। लेकिन अब जो पुख्ता खबर आ रही है कि 9 के 9 एमपी और 20 के 20 विधायक माइनस आदित्य ठाकरे 18-19 विधायक पूरी तरह से संपर्क में हैं बीजेपी के और एकनाथ शिंदे के। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आदित्य को हैंडकफ करने के लिए पुलिस पहुंचती है कि हम इधर पाला बदलते हैं। और इस बगावत की इसका जो थ्रिलर है, इसका जो फिलर है, वो भी पहुंच गया है बाप बेटे के पास कि जिस दिन पुलिस पहुंची उस दिन आपके प्रोटेक्शन के लिए हम कोई कैंडल मार्च निकालने वाले नहीं है, मसाल जुलूस निकालने वाले नहीं है और जुलूस निकालने वाले नहीं हैं। हम तो पतली गली से भारतीय जनता पार्टी की राह पकड़ लेंगे, एकनाथ शिंदे की गली में चले जाएंगे। बगावत का आलम ये है, बस इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मीठा मीठा जहर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन आदित्य वहां पर जो करने वाली है वो यकायक कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन इस बीच मीठा 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 हलाल किया जा रहा है। पार्टी को पहले नस्त नाबूद कर दो, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में यह संदेश भेज दो कि तुम्हारा नेता जल्द से जल्द जेल की सलाखों में होगा, इसलिए जितना जल्दी हो पाला बदल के हमारी तरफ आ जाओ। और यह संदेश उनको जा रहा है, सूत्रों के हवाले से पुख्ता खबर आ रही है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये पुत्र पिता पुत्र, और अगर पुत्र जाएंगे तो पिता की भी बारी आएगी, तो ये दोनों जेल जाएं और इधर हम लोग पाला बदल करके एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएं। इसकी कल्पना उद्धव ठाकरे ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं की थी मित्रों। इसको कहते हैं नैसर्गिक न्याय, इसको कहते हैं प्राकृतिक न्याय, जो उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है और ये और होगा आने वाले दिनों। कुछ दोस्त बने हुए हैं, शरद पवार जी साथ में दिख रहे हैं, लेकिन दिली तमन्ना शरद पवार की यही है कि जल्दी से ये पिता पुत्र जेल के सलाखों के पीछे जाए। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हाथ झिड़क दिया है। कांग्रेस पार्टी अब इस पिता पुत्र के साथ चलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हम अब अकेले चलेंगे। कांग्रेस को पता लग गया है कि ये शरद पवार और ये दोनों मिलकर के हमें ठगने का धंधा कर रहे थे। हम इन दोनों के कंधे पर अब सवारी नहीं करेंगे, हम अपना रास्ता अलग बनाएंगे, अपना रथ बनाएंगे, अपना घोड़ा बनाएंगे, अपने रथ की सवारी हम स्वयं करेंगे। हमारे सारथी भी हमारी ही पार्टी के लोग होंगे। हमारे सारथी अब ये उद्धव और शरद पवार नहीं होंगे। तो कांग्रेस के रास्ते अलग। शरद पवार की दिली तमन्ना कि ये पिता पुत्र जल्दी जेल में जाए। शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले को अभी विदेश भ्रमण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारत की सरकार ने नामित कर दिया है। सुप्रिया सुले अब ये भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, ये है वो है, ये सब कहानी है। ठीक है, दुनिया को समझाने के लिए आप अपने सांसद को भेज रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुप्रिया सुले को भेजा जा रहा है। आज वहां पर छगन भुजबल मंत्री बन गए अजित पवार के कोटे से, क्योंकि मुंडे साहब को हटाना पड़ा। छगन भुजबल आ गए, सुप्रिया सुले विदेश ट्रिप पे नहीं है भारत सरकार की तरफ से। तो पवार साहब और मोदी जी दोनों दो नहीं हैं, दोनों एक हैं। दुर्भाग्य यह है कि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि पवार साहब हमारे साथ हैं। आपके साथ सिर्फ साथ दिखने के लिए हैं, साथ में पवार साहब आपके नहीं हैं। पवार साहब की दिली इच्छा है
आप जल्द से जल्द जेल जाएं ताकि आपकी पार्टी को ठीक से तोड़ दी जाए। अब उसमें से विधायक और सांसद अपने अपने तरीके से अपना हित देखते हुए फैसला लेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए या एकनाथ शिंदे के साथ जाए। लेकिन पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त होने के लिए जा रही है। दिशा सुशांत की आत्मा, दिशा सुशांत के समर्थकों, एसएसआर वॉरियर की बद्दुआ इस पार्टी और इस परिवार को मिट्टी में मिला दिया मित्रों, मिट्टी में मिला दिया। अब तो जेल ही इंतजार कर रहा है। लेकिन ये तय मान करके चलिए, ये जो मिट्टी में मिलाने की परंपरा शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत सारे लोग नपने वाले हैं। इंतजार कर कीजिए। बगावत हो चुका है, पार्टी टूटने के कगार पे है। बस पुलिस पहुंची नहीं, इधर पार्टी टूटी नहीं। कार्यकर्ताओं नेताओं ने कह दिया कि साहब हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। ये कोई घोषणा करके नहीं कहा, लेकिन लब्बो लुआब पावर गैलरी में यही चर्चा है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि मैं आपके पाप में भागीदार नहीं हो सकता हूं, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो ताजा घटनाक्रम है ये मैंने आपके सामने रखा है। आप भी नजर बनाए रहिए। दिशा सुशांत अपना न्याय ले रहा है, प्रत्येक दिन ले रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ न्याय हो रहा है और हर दिन मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे रहा हूं। कल मैं आपको माननीय भाईजान के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। भाईजान का भी हिसाब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।